ये बताओ, अच्छा क्वेश्चन की फॉर्म में ही करते हैं, लिखो क्वेश्चंस। अरेंज द फॉलोइंग, ओ कर लिया। अरेंज द फॉलोइंग, क्या कोई वो बैठे हैं लाइब्रेरी? अच्छा थैंक यू। अरेंज द फॉलोइंग in order of chronology of their date of formation. Arrange the following in order of chronology of their date of formation, of their date of formation. Of their date of formation. Date of formation. सोचो, पता है तो एक आधा तो एक्स्ट्रा भी दूंगा ना, बाकी कर लेना। ये क्या WB वेस्ट बंगाल करो। हाँ जी, क्रोनोलॉजी में अरेंज करना। किस किस तारीख को बने थे वो वाला बोलो। ठीक है, बाकियों करो। सार्क किस को पता कब बना था? सार्क चलो हटा दो, सार्क को रहने दो, बाकी कर लो। जिस तारीख को बने थे ना क्रोनोलॉजी, उस ऑर्डर में अरेंज करना। पढ़ा आपने? कल पढ़ा था कॉपी तो नोट्स ले लेते। अच्छा हो गया, करो करो सारे लोग। ब्रेटन वुड्स कॉन्फ्रेंस कब हुई थी आप बताओ? कितनी बॉडीज बनी थी?
और पोस्ट की जगह जो बनी थी वो आज करेंगे हम, कौन सी, WTO। हो गया, बोलो पहला, सबसे पहला। हाँ हाँ बोलो, सबसे पहला बोलो क्या आ रहा है, एक साथ बोलो। उसके बाद हमारे पास सर एशियन जो है ना, एसोसिएशन ऑफ साउथ आसियान, राइट। एक सेकंड रुक जाओ, एडीबी ADB आएगा 61 में, इसका मुझे कल लिखवाया था ADB 61। उसके बाद ए, आसियान, आसियान कहते हैं उसको, ठीक। इसके बाद क्या क्या हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया। इसके बाद G7 कब, 75। स्टार्टिंग में कितने कंट्रीज थे, ठीक, 6 थे। फिर एक एक्स्ट्रा कौन जुड़ा, कनाडा। फिर रशिया कब जुड़ा, 98। इसके बाद G7 के बाद फिर ए लास्ट, ठीक। अब क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है, थोड़े क्वेश्चन लिखो, क्या हो गया, लिखो क्वेश्चन। इंडिया इज नॉट ए मेंबर ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग, इंडिया इज नॉट ए मेंबर ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग, मेंबर ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग, ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग, ऑफ द फॉलोइंग। लिखो पहला ओपेक, ओपेक, थोड़ी बैकग्राउंड नॉलेज भी चेक होगी आपकी। ओपेक, दूसरा OECD, तीसरा IMF, चौथा आसियान। करो, इंडिया इनमें से किसका मेंबर नहीं है, एक से ज़्यादा भी सही हो सकता है, एक से ज़्यादा भी सही हो सकता है। बिल्कुल सही है, 3 का नहीं है। ओपेक होती है पेट्रोल एक्सपोर्ट करने वाले देश, इसका इंडिया नहीं है मेंबर, इसमें 13 देश है, नहीं है, ठीक, सुना होगा ना ओपेक कंट्रीज, ठीक है। OECD का तो कल बताया था नहीं है, क्यों, क्योंकि इंडिया अपनी इमेज नहीं बिगाड़ सकता, इसका है, तभी तो लोन मिला था 1991 में, और आसियान का नहीं। नेक्स्ट, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। अब दो दो स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन करेंगे। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, कौन से, क्यों, ये तो सबसे आसान क्वेश्चन नहीं होते। हाँ, तो तभी तो इसको पेपर कहते हैं, वरना सारा पता हो तो फिर पेपर क्यों कहें। लिखो, आप क्या चाहते हो कि आपके हिसाब से बनाए वो ऑप्शन, ये ठीक है, डालते हैं इनको, चिट्ठी डालते हैं, बच्चे कह रहे हैं कि ABCD बनाओ। लिखो पहला, SCO इज हेडक्वार्टर इन शंघाई, SCO इज हेडक्वार्टर्ड इन शंघाई, SCO is headquartered in Shanghai. Statement 2. Statement 2. AIIB is headquartered in Manila. AIIB is headquartered in Manila. बताओ ABCD में से, सोच के करना, पहले सोच लो सारे। SCO is headquartered in Shanghai. दूसरा है AIIB is headquartered in Manila. आप बताओ। वही इसका बीजिंग में था, तो इसका वहाँ पे था शंघाई, नहीं इसका सर इसका याद नहीं आ रहा, पर इसका यहाँ नहीं था, यहाँ यहीं से हटा था, यहाँ किसका था फिर, किसी का था ना यहाँ पे, यहाँ पे था, फिलीपींस का इसके साथ है, मतलब कि ये फिलीपींस किसका था, ADB का, हाँ ADB को हटा के आया था ना ये AIB, ठीक है, D है इसका, D है, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन लिखो, थर्ड जो भी, स्टेटमेंट 1, ऑल मेंबर्स हैव, ऑल मेंबर्स, इसका D आंसर था,
All members have equal shareholding in IMF. Equal shareholding in IMF. Statement 2. All members have equal shareholding in New Development NDB. पहला है सारे मेंबर्स की बराबर शेयर होल्डिंग है IMF में, दूसरा है ऑल मेंबर्स हैव इक्वल शेयर होल्डिंग इन NDB. NDB क्या होता है? किसका बैंक है वो? ब्रिक्स का. NDB. पहला क्या आंसर है इसका? बी ओनली 2. क्लियर है? अगला लिखो. मैं रिपोर्ट बोलूँगा, आप ऑर्गेनाइजेशन लिखोगे. ठीक है, लिखो. वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक इज रिलीज बाई. ठीक है, लिखते चलो. इकोनॉमिक आउटलुक याद है ना? कौन निकालता है? IMF. ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट कौन निकालता है? ना, यही कल समझाया था मैंने. UNDP, HDI वाला UNDP. और वर्ल्ड बैंक सेम नाम की रिपोर्ट निकालता है, उसका नाम क्या है? वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट. वो वर्ल्ड बैंक निकालता है. वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट. रेमिटेंस एंड माइग्रेशन रिपोर्ट कौन निकालता है? वर्ल्ड बैंक. रेमिटेंस एंड माइग्रेशन रिपोर्ट. अगला माइग्रेशन रिपोर्ट. ग्लोबल इकोनॉमिक एंड सोशल प्रोस्पेक्ट्स कौन निकालता है? लिखो, लिखते चलो. ग्लोबल इकोनॉमिक एंड सोशल प्रोस्पेक्ट्स. एंड सोशल प्रोस्पेक्ट्स. प्रोस्पेक्ट करना, प्रिडिक्ट करना. ठीक है, कि दुनिया में इकोनॉमिक प्रिडिक्शंस और सोशल प्रिडिक्शंस. हम भी प्रोस्पेक्ट करते हैं ना. कौन सा? अच्छा, वो वाला कुछ नहीं है उसमें. समझने वाला क्या है? अगर कोई आधे साल से कम के लिए काम करता है, कहीं एम्प्लॉयड है, तो वो क्या हो गया? मार्जिनल. और आधे साल से ज़्यादा के लिए तो मेन. खत्म बात. अगला अब क्वेश्चन है अगला, वही कंसीडर द फॉलोइंग. India is a founding member of SCO. India is a founding member of SCO. India is a founding member of SCO. Member of SCO. अगला, India is a founding member of G20. India is a founding member of G20. बताओ. सोचो. डॉक्यूमेंट दे दो. बोलो. आ गया बोथ. आप बताओ. सेकंड राइट और फर्स्ट रॉन्ग है, क्यों है फर्स्ट रॉन्ग? क्योंकि ये 2017 में बना. शाबाश, आज पढ़ के आए हो आप. 2017 में इंडिया ने ज्वाइन किया था. इंडिया और पाकिस्तान ने बाद में ज्वाइन किया था ना. बिल्कुल से पहला गलत है.
देखो अगला क्वेश्चन, विच अमंग्स द फॉलोइंग countries is/are not part of G20, not part of G20। लिखो पहला साउथ अफ्रीका, दूसरा तुर्कमेनिस्तान, तीसरा पोर्तुगल, चौथा स्वीडन, पांचवा न्यूजीलैंड, स्वीडन, आपने वो दिखाया था ना 19 कंट्रीज जो और यूरोपियन कंट्रीज सारी, यूरोपियन यूनियन, उसमें यूरोपियन यूनियन सारी कंट्रीज है। जो यूरोपियन में। लेकिन अब ये क्वेश्चन मैं बताता हूँ कैसे, जो टिक करना होगा आपने, ठीक है। उसके बाद कहाँ कितना हुआ था, न्यूजीलैंड। इसके बाद इंडोनेशिया, नेक्स्ट दो और लिख लो, ईरान और इराक, चलो बताओ। बात नहीं करो प्लीज़, करो अपना सॉल्व करो। आ गया, मैं तो बोलो, सारे करो। अगर इंडिविजुअल, अब जैसे जब ये G20 बना था तब यूके भी तो यू का पार्ट था, और यूके अलग से लिखवाया ना मैंने, क्योंकि वो कंट्री फिर अलग से भी आती है। आ गया, बोलो एक एक करके बोलो, सारे उनके आगे ना बोलना, एक एक करके। आपके आगे सारे एक एक करके बोलो। देश बोलो, पहला क्या था? अगला बोलो, था? दिखाओ कहाँ लिखवाया था। नहीं था, एक भी नहीं था। तुर्कमेनिस्तान उज्बेकिस्तान में से कोई नहीं था, सिर्फ ग्रास लैंड है यहाँ पे, इकॉनमी है ही नहीं, तो कहाँ से हो जाएगा। अगला बोलो, पोर्तुगल। अगला, मैंने वही बोला, अगर होता तो अलग से देश होता वो। यूके भी तो यू का पार्ट है, उसको क्यों अलग से लिखवाया मैंने? बात वो यूरोपियन यूनियन मतलब कि जो ईयू की अलग पार्लियामेंट है ना, एक यूरोपियन यूनियन की पार्लियामेंट भी है। कहाँ पे है? ब्रसेल्स, बेल्जियम की कैपिटल है ना, वहाँ पे। वो भी इसका पार्ट है, मतलब उनको भी G20 का पार्ट माना गया। कोई देश आती हैं, यूके भी उसके अंदर आता है, पर यूके अलग से भी है ना। वैसे पुर्तगाल भी आता होगा उसके अंदर, पुर्तगाल अलग से नहीं है। हाँ, एक अलग EU एंटिटी है, ठीक। तो कहाँ थे? ये नहीं। अगला नहीं है, है? हाँ, ईरान इराक नहीं है। अगला लिखो, वही टू स्टेटमेंट टाइप क्वेश्चन है। कंसीडर द फॉलोइंग,
पहला, डिफ्लेशन बेनिफिट्स द सैलरीड क्लास। डिफ्लेशन बेनिफिट्स द सैलरीड क्लास, बेनिफिट्स द सैलरीड क्लास, जो सैलरी लेती है, सैलरीड क्लास। ठीक है, अगला सेकंड, डिफ्लेशन बेनिफिट्स द बोरोअर्स। डिफ्लेशन बेनिफिट्स द बोरोअर्स। बोरोअर, बोरोअर जिसने पैसे लिए हों। करो, सोच के करना। बहुत सही आ रहे हैं आपके। इन्फ्लेशन वाला समझ आ गया था आपको सबका, उसको उल्टा ही करना है। ठीक है, मैंने, हाँ बोलो, बिल्कुल सही है। इन्फ्लेशन में मैंने आपको समझाया था सैलरी वालों का नुकसान होता है, समझाया था। क्यों? क्योंकि उनकी तनख्वाह उतनी रहेगी, चीज़ें महंगी हो गई तो उनको नुकसान हुआ। इसका उल्टा डिफ्लेशन में फ़ायदा नहीं होगा उनको, कि सैलरी उतनी रहेगी, चीज़ें सस्ती हो गई। बात समझ आ गई? ठीक है, तो एक सेकंड पहले, पहली क्लियर स्टेटमेंट क्लियर है, डिफ्लेशन बेनिफिट्स था, यही था, तो बिल्कुल सही बात है। ठीक है, अगला, इन्फ्लेशन में बोरोअर को फ़ायदा होता था, याद है मैंने समझाया भी था कि उसने जब चीज़ ली तो उसने कितनी की ली, मतलब 15 आइटम्स के वर्थ की ली, और जब वापस दी तो 10 की दी, दिया कम, लिखवाया था पूरा। तो इन्फ्लेशन में किसको फ़ायदा होता है? बोरोअर को। तो डिफ्लेशन में किसको होगा? जो मतलब ऐसे कह लो कि इन्फ्लेशन में इसको फ़ायदा हुआ बोरोअर को, तो डिफ्लेशन में इसको नुकसान होगा। बात समझ आ रही है? ठीक है, तो क्या सेकंड स्टेटमेंट गलत होगी? पहले इन्फ्लेशन वाला समझो। ठीक है, इन्फ्लेशन वाला क्या था कि ये है लेंडर, इसी को क्रेडिटर भी कहते हैं, क्रेडिटर। इसने इसको पैसे दिए, क्लियर है? सपोज इसने इससे जब पैसे लिए, ठीक है, तब ये उस पैसों से 15 चीज़ें ले सकता था। ठीक है, पक्का। अब बहुत ज़्यादा इन्फ्लेशन होगी, बहुत ज़्यादा, तो पैसे ये इसको वापस ज़्यादा देगा, लेकिन चीज़ अब कितनी ले पाएगा? 10। ये पैसे मनी ज़्यादा देगा इसको, लेकिन उस मनी की परचेजिंग पावर क्या हो जाएगी? कम। तो ये खुश नहीं हो जाएगा इन्फ्लेशन के टाइम? क्या खुश होगा? क्यों? ये बोलेगा कि मैंने 15 आइटम्स के वर्थ का सामान पैसा लिया, और जब दिया तो सिर्फ 10 आइटम्स आती थी उससे। बात समझ आती है? इसका उल्टा कर लो। आपको एक ही रेपो रेट में भी मैंने आपको ऐसे ही समझाया था कि आप ये याद कर लो, इंटरेस्ट रेट बढ़ाने से आपका इकोनॉमी मतलब श्रिंक वैसी होती है, उसका उल्टा करते जाओ हर बार। बात समझ आ रही है? पक्का? ठीक है, लिखो नेक्स्ट। इन्फ्लेशन है तो लैंडर को नहीं, नुकसान होगा। इसने 15 दिए, 15 वर्थ की, आप ऐसे समझो ना, देखो पैसों की टर्म में समझते हैं बिल्कुल। ठीक है, इसने मान लो 1 लाख रुपया दिया, कितना? 1 लाख। ठीक है, वापिस ये ज़्यादा ही लेगा, मान लो 1.5 लाख लिया। ठीक है, 1.5 लाख वापस लिया। ठीक है, जब इसने दिया 1 लाख, ठीक है, ये दिया इसने लेट से 2002 में, 2000 में, वापस लिया 2010 में, ऐसे ही समझा रहा हूँ। ठीक है, इस टाइम पे 1 लाख की मान लो आती थी 2 गाड़ियाँ, इस टाइम पे 1.5 लाख की आती थी 1 कार। तो इस टर्म्स में देखा जाएगा ना, तो इसको तो नुकसान हो गया ना। 10 साल में इसको पैसा ज़्यादा मिल गया वापस, लेकिन उसकी परचेजिंग पावर ही नहीं बची थी ड्यू टू इन्फ्लेशन, तो इसको नुकसान हो गया। उल्टा कर लो, बिल्कुल उल्टा कर लो। ठीक है, डिफ्लेशन में क्या होगा? इतना दिया इसने 2 गाड़ियों वाला, इस बार 1.5 लाख की कितनी आ जाएंगी? 5। चीज़ें सस्ती हो रही है ना, तो एक फायदे में नहीं रहा इस बार। आपको ऐसे हर बार आप एक केस याद रखो पेपर में, उसका उल्टा कर, स्टेटमेंट उल्टी लिखे तो आंसर उल्टा। बात समझ आ रही है? पक्का?
कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, फिर से कंसीडर द फॉलोइंग, इसका क्या आंसर था? ओनली वन। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। increasing interest rates, increasing interest rates, increasing interest rates is dovish money policy, is dovish money policy, money policy. Second, printing helicopter money, printing helicopter money, helicopter money is hawkish money policy, is hawkish money policy. समझाया था ना ये, is hawkish money policy. बताओ समझाया था हॉकिश और डोविश, सी होता दोनों सही हैं। नहीं मेरे को नहीं पता, गलत भी हो सकता है उनका। आप अपने पे कॉन्फिडेंस रखो ना पूरा, पढ़ो अच्छे से। ओनली टू, आप बोलो। दोनों गलत है, दोनों गलत है ना, उल्टे लिखे हुए हैं। क्लियर है? प्रिंट हेलीकॉप्टर मनी करने से आप पैसा दिया ना, आपने डव देता है ना, डविश हो गया वो, और इंटरेस्टेड बढ़ाने से आपने पैसा खींच लिया, तो वो हॉकिश है। डी आंसर है इसका, डी। ठीक है, फिर से लिखो, से अगला नेक्स्ट क्वेश्चन लिखते चलो आज। देखो, ग्रेटर ग्रेटर द CRR, the CRR, comma, greater is the money multiplier, greater is the money multiplier, greater is the money multiplier. Second statement, greater is the money multiplier. ठीक है, second statement, richer the country, richer the country, comma, comma, more is the velocity of money, more is the velocity of money, more is the velocity of money. सोच के करो। ठीक, क्लियर है? CRR ज़्यादा होगा तो मनी मल्टीप्लायर कम। ठीक है, और अगला क्या था? कंट्री रिच, गरीब देशों में ज़्यादा होता है ना। ठीक है, अगला लिखो। वही कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। ब्रॉड मनी इज मोर लिक्विड देन नैरो मनी, ब्रॉड मनी इज मोर लिक्विड देन नैरो मनी, ब्रॉड मनी इज मोर लिक्विड देन नैरो मनी, broad money is more liquid than narrow money. Second statement, post office deposits are part of both M1 and M2. Post office deposits are part of both M1 and M2. करो करो, पहले मार्क करो फिर पूछना। बोलो, कंफ्यूज क्यों? पहले वाले में इजी नहीं है पहला? पहला वाला क्या होता है? मैंने आपको बताया था, M0 का कहते हैं हाई पावर्ड मनी,
या फिर मनी बेस ऑफ एन इकोनॉमी, मॉनेटरी बेस। M1 और M2 क्या कहते हैं? नैरो मनी। और M3 M4 को क्या कहते हैं? ब्रॉड मनी। तो ब्रॉड लिक्विडिटी किसकी, इसकी ज़्यादा है सबसे, लिक्विडिटी घटती है ना, तो नैरो मनी की ज़्यादा होगी, नाम से तो क्लियर नैरो की ज़्यादा होगी ना ब्रॉड से लिक्विडिटी, ठीक है। तो नैरो मनी लिक्विड होती, मैंने उल्टा लिखा है ना स्टेटमेंट में, तो पहला गलत है। दूसरा M1 और M2 नहीं, सिर्फ M2 में होता है पोस्ट ऑफिस, M2 और M4 में, M1 M2 में नहीं होते, सिर्फ M2 और M4 दोनों गलत है। अगला, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। Student 1, an informal worker can work in an organized sector. An informal worker can work in an organized sector. अगला, a formal worker can work in an unorganized sector. सोच के करो। बताओ, एग्जाम्पल ही तो दी थी बैंक की और पटाखे वाली इंडस्ट्री की, दी थी ना सारा, दोनों सही है ये, याद है? बैंक की एग्जाम्पल नहीं बनी थी, गार्ड और एक पीओ ऑफिसर, और उधर पटाखे रैग पिकर बनाया था, रैग पिकर में एक सेक्रेटरी और एक जो रैग उठाता है, सारे केसेस पॉसिबल है, दोनों सही हैं। हाँ, फॉर्मल मैंने आपको बताया था, आपने ये डब्बे में भी बनाया था, ऐसे लिखा था, फॉर्मल इनफॉर्मल इज डिफाइंड विद रिस्पेक्ट टू कॉन्ट्रैक्ट, याद है? और ऑर्गेनाइज अनऑर्गेनाइज डिफाइंड विद रिस्पेक्ट टू इंडस्ट्री, ये चीज़ मैंने आपको डब्बे में बंद करवाई थी, बस यही सीधी सी बात है, याद है ना? ये लिखवाया था, क्यों? अच्छा, लिखवाया था ना ये, फॉर्मल इनफॉर्मल इज डिफाइंड विद रिस्पेक्ट टू कॉन्ट्रैक्ट, ऑर्गेनाइज अनऑर्गेनाइज विद रिस्पेक्ट टू इंडस्ट्री, ठीक है। अगला लिखो, क्वेश्चन है, ऑन ए पीपीपी बेसिस, पीपीपी की फुल फॉर्म क्या होती है? परचेजिंग पावर पैरिटी। ऑन ए पीपीपी बेसिस, India's GDP is more than Japan. India's GDP is more than Japan. Next, GDP is more than Japan. Next, forex reserves of India are more than Japan. Of India are more than Japan. बताओ, पहला सही है क्या? पीपीपी बेसिस पे इंडिया का जीडीपी ज़्यादा है जापान से? इंडिया का तीसरे नंबर पे आता है, दो ही ऊपर हैं, कौन कौन ऊपर है? यूएसए और चाइना। दूसरा क्या है? इंडिया के फॉरेक्स रिजर्व्स ज़्यादा है। ऐसे इसमें लिखा है, आपने बताया तो लिखा है। हाँ तो बताओ ना आंसर। जापान के
बिल्कुल सही है, ये आपको रटवाने बोला था ना मैंने, ये चाइना, जापान, सिंगापुर, इंडिया। अगर याद हो तो इसके कितने थे, 3 ट्रिलियन। थर्ड में स्विट्जरलैंड है। अच्छा स्विट्जरलैंड है, सॉरी सिंगापुर बोल दिया मैंने, स्विट्जरलैंड है, फिर इंडिया। ये था ऑर्डर, ठीक है। जापान के ज़्यादा। पीपीपी का ऑर्डर नहीं लिखवाया मैंने, नहीं लिखवाया। ये समझाया था ना कि अगर यूएसए में 20 ट्रिलियन से आप 200 चीज़ें बनाते हो, तो इंडिया में ऐसा लगना चाहिए कि 3 ट्रिलियन से 3 बनेगी, लेकिन बनती 3 से ज़्यादा है, क्योंकि इंडिया में सेम चीज़ ज़्यादा। वो टॉफ़ी की एग्जांपल दी थी, वहाँ खाना 6 यूरो का आता है, यहाँ 600 रुपये में कितना ज़्यादा आ जाता है। तो परचेजिंग पावर होता है बेसिकली गुड्स कितने बने, तो इंडिया में $3 से बेसिकली बनती है 6 चीज़ें। परचेजिंग पावर में ये चीज़ देखी जाती है कि चीज़ बन कितनी रही है देश में, ठीक है। नेक्स्ट कंसीडर द फॉलोइंग नहीं चल रहा। स्टॉक मार्केट इज एन एग्जांपल ऑफ सेकेंडरी मार्केट। स्टॉक मार्केट इज एन एग्जांपल ऑफ सेकेंडरी मार्केट। नेक्स्ट, सेंसेक्स इज एन इंडिकेटर ऑफ टॉप 30 कंपनीज ऑफ इंडिया। सेंसेक्स is an indicator of top 30 companies of stock market. Is an indicator of top 30 companies of stock market. Top 30 देश नहीं, कंपनी कंपनीज ऑफ स्टॉक मार्केट। बताओ स्टॉक मार्केट बोलो कितनी होती है, 30 होती हैं, 50 होती हैं? 30, 50 किस में होती है? निफ्टी में। ठीक, क्लियर, दोनों सही हैं। अगला, विच वन ऑफ द फॉलोइंग is a part of balance of trade, किस किस को पता है कि बैलेंस ऑफ ट्रेड क्या होता है? समझाओ। बिल्कुल सही है। बैलेंस ऑफ पेमेंट के अंदर बैलेंस ऑफ ट्रेड आता था, सिर्फ विजिबल पार्ट, ठीक है। ऑप्शंस लिखो, पहला गुड्स, दूसरा रेमिटेंस, तीसरा इंटरेस्ट, चौथा डिविडेंड्स फ्रॉम PSUs। बताओ आ गया। ये किस में होता है? इनविजिबल।
ये इनविजिबल, ये सारे इनविजिबल है, पक्का क्लियर है ना? तो ये सिर्फ आंसर क्या है? गुड्स। नेक्स्ट, हाँ जी, ये क्यों है डिविडेंड्स फ्रॉम पीएस? मैंने बताया था वेस्ट इंडीज़ में ओएनजीसी की एक ब्रांच है। वेस्ट इंडीज़ में बताया था ना एक ओएनजीसी की ब्रांच होती है, तो अगर वो कमाया हुआ पैसा इंडिया भेजेगी तो वो किस में आएगा? इनविजिबल में। हाँ, क्लियर है? PSUs पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग, ये एग्जांपल यहाँ बताई तो थी मैंने। मैच चल रहा था ना, आपने बोला था वेस्ट इंडीज़ का मैच चल रहा है, तो वहाँ पे एक ओएनजीसी का ग्राउंड के साथ ऑफिस था, तो वो पैसे कमा के बेचता होंगे ना इंडिया को वापस, तो वो कहाँ आएगा? करंट अकाउंट में। करंट में गुड्स तो नहीं भेज रहे, वो इनविजिबल भेज रहे हैं, तो वो आएगा डिविडेंड्स इसमें। इंडिया में भी कुछ LIC की डिस्करेंसी का क्या 590 लाख ऐसे क्या दिया? डिविडेंड दिया, हाँ तो बस 590 करोड़। यही है, ठीक है, लिखो अगला। ओएनजीसी वहाँ सर्विस देती है। हाँ, लिख रहे हो? एज पर कॉन्स्टिट्यूशन, अगला वही कंसीडर द फॉलोइंग, एज पर कॉन्स्टिट्यूशन, एज पर कॉन्स्टिट्यूशन कॉमा द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर हैज टू रिजाइन इफ बजट फेल्स टू पास। कॉन्स्टिट्यूशन, द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हैज टू रिजाइन, कर लेना आज क्वेश्चन की, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। हैज टू रिजाइन इफ द बजट फेल्स टू पास, इफ द बजट फेल्स टू पास। सेकेंड स्टेटमेंट, as per constitution, comma, the finance minister has to present the budget, the finance minister has to present the budget, has to present the budget, सोच के करना, वही ABCD है बोथ। क्वेश्चन पढ़ लेना अच्छे से। एज पर कॉन्स्टिट्यूशन द फाइनेंस मिनिस्टर हैज टू प्रेजेंट द बजट। ये तो जरूरी है, मैंने बताया था ये, बजट फेल होता तो रिजाइन करना पड़ता है ना। इंडिया में तो जरूरी है, आप बाकी देशों का नहीं पता। पॉलिटी की बात ही नहीं, मैंने इस क्लास में भी बताया है। अगर सर बजट फेल है पास हो, अगर फेल हो जाए तो मिनिस्टर को रिजाइन करना सरकार गई, मोदी फिर घर बैठेगा। सीरियसली ऐसा ही है बजट, ठीक है? बताओ आंसर बताओ आप। दोनों गलत हैं, दोनों गलत हैं, ये बार बार आता है। दोनों के आगे पहली लाइन क्या लिखी है? एज पर कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन में ये दोनों बातें नहीं लिखी हैं, ये सारी वो तो पार्लियामेंट्री प्रैक्टिस की तरह फॉलो होती हैं। अगर लिखी हैं तो किस आर्टिकल में लिखा कि सरकार रिजाइन करेगी? नहीं लिखा कहीं भी, तो कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं लिखी है ये बात। ये क्वेश्चन आता है, कुछ बातें होती हैं पार्लियामेंट में, फॉर एग्जांपल ऐसे लिख के देगा वो, इधर सुन लो एक बार। पॉलिटी में क्वेश्चन आता है एज पर कॉन्स्टिट्यूशन द लोकसभा सेशन शुड बिगिन एट 11 AM, ये कहीं भी नहीं लिखा है, ये तो उनकी प्रैक्टिस है ना। देखो 3 चीज़ें होती हैं, कॉन्स्टिट्यूशन, कानून, कानून क्या होता है? लॉ, या उसको कहते हैं स्टैट्यूट। तीसरा होता है रूल्स ऑफ प्रोसीजर, सुना ये चीज़ लोकसभा की, इसमें होती हैं सारी बातें। तो एज पर रूल्स ऑफ प्रोसीजर द गवर्नमेंट रिजाइन करेगी अगर बजट पास नहीं हुआ। कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा ही नहीं, आप स्क्रॉल कर लो कहीं भी, कहीं नहीं लिखा है बजट में। और कॉन्स्टिट्यूशन में ये भी नहीं लिखा जो मैंने दूसरा लिखा है फाइनेंस मिनिस्टर प्रेजेंट करेगा, कहीं भी नहीं लिखा है। इनफैक्ट आप कंट्रोल F पर ना असली कॉन्स्टिट्यूशन जाना साइड पे, कहीं फाइनेंस मिनिस्टर वर्ड ही नहीं आता है पूरे कॉन्स्टिट्यूशन में। फिर कहाँ से बात आ गई? वो सब कहाँ लिखा है? रूल्स ऑफ प्रोसीजर। 3 चीज़ें से देश पार्लियामेंट चलती है, पहला कॉन्स्टिट्यूशन, दूसरा कानून, और तीसरा रूल्स ऑफ प्रोसीजर। रूल्स ऑफ प्रोसीजर क्या होते हैं? ये स्कूल होता है कोई, तो वहाँ के रूल्स होते हैं ना कि ये ऐसे चलेगा, ये होगा, अगर कोई बच्चा एब्सेंट है तो अगले दिन पूछा जाएगा, तो ये रूल्स ऑफ प्रोसीजर। ये सारी बातें कहाँ लिखी हैं? रूल्स ऑफ प्रोसीजर।
सुबह 11 बजे 0 आवर होगा सबसे पहले, ये चीज़ कॉन्स्टिट्यूशन में तो नहीं लिखी है, ये कोई कानून भी नहीं है, ये कहाँ लिखी है? रूल्स ऑफ प्रोसीजर। हो सकते हैं पक्का। इसी क्वेश्चन के साइड पे ये 3 लिख लो और फिर ये लिख लो, ये दोनों बातें यहाँ लिखी हैं। ठीक है, लेकिन स्टेटमेंट एज पर कॉन्स्टिट्यूशन गलत है। हाँ आती है ये लाइन है, एज पर कॉन्स्टिट्यूशन। लॉ, लॉ या स्टैट्यूट, लॉ को कहते हैं ना स्टैट्यूट। ठीक है पक्का। लिखो फिर से, कंसीडर द फॉलोइंग। एक काम करो, पहले कंसीडर द फॉलोइंग नहीं लिखो, जल्दी से, थोड़ी स्पेस है ना आपका, वो सारे स्टेप्स लिखो। बजट इकोनॉमिक सर्वे आता है कब? जनवरी 31 को। जल्दी, इसका 6 स्टेप्स होते हैं ना, लिखो जल्दी बजट के 6 के 6। वो इकोनॉमिक सर्वे आता है ना जनवरी 31 को, और 1 फरवरी को बजट। 6 स्टेप्स लिखवाए थे आपको यार, 6 स्टेप्स नहीं लिखवाए थे बजट के पासिंग के? सबसे पहले प्रेजेंटेशन, इंट्रोडक्शन, उसके बाद जनरल डिस्कशन, फिर डिटेल डिस्कशन, डिमांड फॉर ग्रांट्स वाला, फिर डैफ। डैफ क्या है? डिमांड फॉर ग्रांट, एप्रोप्रिएशन, फाइनेंस। लिखो जल्दी, इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन, यही आएंगे, फिक्स क्वेश्चन है ये। कम पढ़ो, उसको इतनी बार पढ़ दो कि वहां देखते ही टिक करना पड़े। कम पढ़ो, टू द पॉइंट पढ़ो। 31 जनवरी को बजट आता है। क्या आप याद करो यार, जनरल डिस्कशन, डिटेल डिस्कशन, ठीक है, फिर एडजर्नमेंट होती है बीच में, ठीक है, फिर डिमांड फॉर ग्रांट्स, फिर एप्रोप्रिएशन, फिर फाइनेंस। इसका आर्टिकल बोलो एप्रोप्रिएशन का, बिल्कुल सही, 114। और फाइनेंस का और पूरे बजट का, उसमें बजट लिखा हुआ है, क्या लिखा है? एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट। अरे आप तो पूरा लिखो, आप भी ये डी जी जी कर रहे हो, पूरा लिखो इसको। इकोनॉमिक सर्वे या जनरल प्रेजेंटेशन, प्रेजेंटेशन, फिर जनरल डिस्कशन, फिर डिटेल डिस्कशन, फिर एब्रोगेशन होती है, ठीक, फिर डिमांड फॉर ग्रांट, फिर एप्रोप्रिएशन बिल, फिर फाइनेंस बिल। एप्रोप्रिएशन क्या करता है? पैसे टैक्स मांगता है या एक्सपेंडिचर बताता है? एप्रोप्रिएशन, चलो अगला क्वेश्चन करते हैं, ये करो पहले। कि आप देश में क्या प्रोजेक्शन, 2 वॉल्यूम्स आती हैं उसकी। फर्स्ट जो किताब होती है वो ये बताती है कि देश का क्वालिटेटिव माहौल कैसा रहने वाला है। जैसे इस बार जो आया था उसमें ये बताया था कि देश को कोलिशन सरकार नहीं चाहिए, देश में मतलब स्ट्रॉन्ग गवर्नमेंट होनी, ये सब। दूसरा डेटा बताता है, डेटा। सर फाइनेंस में वेबसाइट पे जाओ, डाउनलोड करो, रफ एटलीस्ट इंडेक्स तो देखो। बात समझ आ रही है? बड़ा आइडिया लगता है उससे। डाउट है कोई? डाउट है? बहुत कहाँ है, 360 है, मतलब शुरू के तो करने पड़ेंगे अब। शुरू के 50 डीपीएसपी तक, सॉरी फंडामेंटल ड्यूटीज तक तो एक एक याद होना चाहिए, एक एक। उसका एक ही तरीका है कि वो कॉन्स्टिट्यूशन का असली पीडीएफ पढ़ो। इस चक्रों में नहीं पढ़ो, लक्ष्मीकांत के चक्रों में, सीरियसली बोल रहा हूँ, नहीं पढ़ो इनके चक्कर लक्ष्मीकांत में। पीडीएफ पढ़ो ना कॉन्स्टिट्यूशन का, 108 पेज वाला, जो आज मैं पक्का डाल दूँ ग्रुप पे।
नहीं तो कोई गाली दे देना ग्रुप पे, फिर मैं पक्का डाल दूंगा। ठीक है, वही करो बार 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 बार। ठीक है, लिखो अगला, ट्रू स्टेटमेंट टाइप है। एप्रोप्रिएशन बिल डील्स विद, एप्रोप्रिएशन बिल, हाँ हाँ वही ट्रू स्टेटमेंट टाइप। ये पूरा टाइम खाना ही खाते रहते हैं क्या? एप्रोप्रिएशन बिल डील्स विद withdrawal of money, withdrawal of money, withdrawal of money, money. Second, finance bill deals with expenditure of money, deals with expenditure of money. करो, पता है आपको आंसर कॉन्फिडेंटली? किसी को कॉन्फिडेंटली पता है आंसर इसका? नहीं, यदि अभी मैंने आपको बड़ी बार समझाया है। ये सपोज करो लास्ट के 2 स्टेप्स होते हैं, ए और एफ होते हैं, एप्रोप्रिएशन और फाइनेंस। ठीक है, मैंने आपको बोला था, मान लो मैं पार्लियामेंट के सामने गया, मेरे को चाहिए पैसा, तो पहले ये बोलूँगा मैं कि मेरे को पैसा दे दो, फिर मैं अपने खर्चे बताता हूँ। ऐसा नहीं होगा ना, पहले मैं क्या बोलूँगा कि मेरे ये खर्चे हैं, तो एक्सपेंडिचर के साथ पहले डील करेंगे ना एप्रोप्रिएशन, उसके बाद मैं बोलूँगा ये मेरे खर्चे हैं, अब मुझे पैसा टैक्स लगा के निकालने के। तो विदड्रॉल ऑफ मनी से कौन आएगा? फाइनेंस। और खर्चे कौन बताएं? खर्चे पहले बताने पड़ेंगे ना। याद है ना, ये डैफ है सीक्वेंस, ये डिमांड, यहाँ पे वो हो गया पूरा डिस्कशन कि आपको चेकिंग होगी, यहाँ पे पैसा बताया जाएगा मेरे इतने खर्चे हैं एक्सपेंडिचर, और ये यहाँ पे कि भाई मेरे को विदड्रॉ करना है और मुझे टैक्स चाहिए। ये बना लो साइड पे डब्बे में, याद रखना आता है ये क्वेश्चन। और बड़ा कन्फ्यूज, नाम से क्लियर नहीं होता है फाइनेंस और एक्सपेंडिचर से। हाँ बोलो। जैसे कि खर्चा बताते हैं कि इतना लगेगा, हम्म, उसके लिए एप्रोप्रिएशन बिल आते हैं, डिमांड फॉर ग्रांट उसमें वेरीफाई हो गया ना सारा। हो गई भाई इतना खर्चा होगा, उसके बाद एप्रोप्रिएशन बिल दिया कि भाई इतना खर्चा वो पास कर गए थे, इतना खर्चा होगा। हाँ, फिर उसके मतलब जो भी खर्चा करना होता है पहले वो इकट्ठा करके, मतलब जो उसमें ये नहीं होता पहले इकट्ठा करेंगे फिर लगाएंगे। तो इसी के लिए एक चीज़ आती है ना, वोट ऑन ग्रांट। इसमें खर्चा होता है, बड़ा टाइम लगता है, ये सब पूरी प्रोसेस पार होने में जून जुलाई महीना आ जाता है। उसके लिए एक चीज़ आती थी पहले, वोट ऑन ग्रांट, कि वो पहले ही थोड़ा पैसा निकाल के रख लेते हैं। वो सब अभी नहीं है, काम की नहीं चीज़ें नहीं है। अगला लिखो। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। FDI is riskier than FPI. FDI is riskier than FPI. Riskier, FDI is riskier than FPI. Than FPI. Second statement. Bonds are more liquid than currency. Bonds are more liquid than currency.
कौन सा? सोचो। ना इधर है। एफडीआई रिस्कियर कैसे होता है? एफपीआई रिस्कियर है ना। हाँ, एफपीआई स्टॉक मार्केट की तरह नहीं हो गया, पैसा देके शेयर खरीदा। एफडीआई में तो रिस्कियर कैसे है? ये सब बातें की हुई हैं हमने, पता है आपको? एफडीआई कैसे, देखो ना, वापस आ जाओ, वो क्या था, जॉन और जो था ना, कुछ ऐसा ही था, ठीक है। तो अब इसने एक है, इस बंदे ने 10 करोड़ लगाया, ठीक है। इस बंदे ने भी 10 करोड़ लगाया। इसने इधर देखो, इस बंदे ने 10 करोड़ की दुकानें बनाई अपनी समोसे की, बनाई, ठीक है। इस बंदे ने 10 करोड़ से कुछ नहीं किया। इसने बोला 10, इधर से एक हलवाई पकड़ा और इसको बोला कि 50% मेरे को दे दे, ठीक है। अब इसका कुछ नहीं है, इसका बस ये 50% है। ध्यान से देखो, इसके 10 करोड़ की एटलीस्ट 5 करोड़ के एसेट तो बने ना, है ना। दुकानें, कल को बिजनेस फेल भी हो गया तो भी 5 करोड़ की दुकानें तो हैं। इसमें क्या है, इसमें कितना रिस्क है कोई पता नहीं बिजनेस का। प्लस इस बंदे की भी तो अनसर्टेनिटी है, जितने बंदे आते हैं उतनी अनसर्टेनिटी आती है। इसका भी तो नहीं पता कुछ। बात समझ आ रही है? बोलो, ठीक है। तो ये पूरी बेटिंग की गेम नहीं होगी। मैंने बताया था स्पेकुलेटिव होती है, ये सारे पॉइंट्स लिखाए हैं। ये एक तरह से क्या भाई, पैसा ले ले, लग गई लॉटरी तो लग गई, नहीं लगी तो नहीं लगी। इसमें तो ये अपनी दुकानें बना रहा है। अगर सब बर्बाद भी हो गया, 5 करोड़ की दुकानें तो बचेंगी। इसमें सब बर्बाद हो गया तो कुछ नहीं बचेगा। इसका अपना कुछ नहीं था यहाँ पे, कुछ नहीं। हाँ, बात समझ आ रही है? पक्का? इसके तो मैंने बड़ी डिटेल में लिखवाए हैं, आज 10-10, 12-12 पॉइंट लिखवाए हैं ना, 10-10। इंपॉर्टेंट है ये सारा, ठीक है। नेक्स्ट लिखो, कंसीडर द फॉलोइंग। लिखते चलो, आज क्वेश्चन ही करो। लिखो, FII ऑफर्स बेटर कंट्रोल देन FPI। FII ऑफर्स बेटर कंट्रोल देन FPI। FII offers better control than FPI। अगला, exit is easy in FII compared to FPI। exit is easy in FII compared to एक्स, क्या लिखा है, EXIS, एक्सिस क्या होता है? एग्जिट इज इजी इन FII कंपेयर टू FPI। सोच क्या करना, कंपेयर टू FPI। हाँ जी, यार सारी की हुई थी हमने। FPI में ही जब 50% से ज़्यादा हो जाए, नहीं बताया था किसी समोसे वाले का अगर ये बोले कि 70% मैं खरीदूंगा, सेम कंसेप्ट सेम है, शेयर ही खरीद रहा है, लेकिन इस बार वो जो परसेंटेज है पाई चार्ट की, ये है FII और FPI, ये है FPI और FII में क्या हो गया, इसके बजाय अब उसने पूरा खरीद लिया ऑलमोस्ट। सेम कंसेप्ट है। बताओ, अगर पूरा खरीद लिया तो मैनेज अच्छे से करेगा तो FII ऑफर्स बेटर कंट्रोल, सही बात है। दूसरी बताओ, दूसरा बताओ, एग्जिट इज इजी इन, गलत बात है। अगर आपके पास 70% शेयर है तो आप एग्जिट आराम से नहीं कर पाओगे। खुद सोचो, आपके पास किसी कंपनी का 10% है, आप बेच के चले जाओगे। आपके पास किसी कंपनी का 99% है तो हेजिटेशन होगी ना बेचने में, तो एग्जिट मुश्किल हो जाएगा। सोच के करो, सब आसान चीज़ें हैं ये, सोचो। क्लियर है?
ए था पक्का, बोलो, क्लियर है, इजी है ये सारा, खुद सोचो इधर, मैं बता देता हूँ एक बार तीनों, देख लो एक बार, ये है एक बंदा, ये दूसरा है, ठीक है, इसने 10 करोड़ का क्या किया, यहाँ पे अपनी दुकानें डाल ली, ठीक है, तो ये क्या हो गया, FDI, डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, ठीक है, एसेट्स भी क्रिएट होते हैं। दूसरे केस में इसने 2 रास्ते लिए, ठीक है, एक बार इसने किसी समोसे हलवाई को पकड़ के किसी समोसे की दुकान में 20% शेयर ले लिया, तो ये क्या हो गया, पोर्टफोलियो, FPI। अगली बार इसने क्या किया, किसी बेवकूफ़ बनाया किसी हलवाई को, उस बार क्या किया, इसने बोला कि 99% कंपनी मेरी, तो ये क्या हो गया, FII। अब इस केस में तो ये 20% बेच के चला जाएगा आराम से, यहाँ हेजिटेशन होगी ना इसको, यही है दोनों, ये दोनों शेयर खरीदे जाते हैं इससे, FPI से, और यही जब FPI स्ट्रेटेजिक हो जाता है, मतलब ज़्यादा, तो वो हो जाता है FII। कंट्रोल कौन, इसमें इसकी सुनी जाएगी 20% वाले की, बिल्कुल नहीं सुनी जाएगी, इसमें सुनी जाएगी, हाँ, यही कंट्रोल करेगा, बात समझ आ रही है। और क्यों मुश्किल है, अगर आप माइनॉरिटी शेयर होल्डर हो ना किसी कंपनी में, तो आप आराम से बेच के जा सकते हो, और अगर आप मेजॉरिटी हो तो सरकार पूछेगी कंपनी क्यों बंद हुई, आपकी जवाबदेही है ना सारी, बात समझ आ रही है। ठीक, अगला लिखो, कंसीडर द फॉलोइंग, ये डायग्राम बनाई है हमने, अच्छे से डिस्कस किया, सारा किया हुआ ना। कंसीडर द फॉलोइंग, स्टेटमेंट 1, zero rate of unemployment is practically impossible for a country. Zero rate of unemployment is practically impossible for a country. Practically impossible for a country. अगला, zero rate of inflation is practically impossible for a country. Zero rate of inflation is practically impossible for a country. Inflation is practically impossible for a country. Zero rate of inflation is practically impossible for a country. पहला कौन सा था, एम्प्लॉयमेंट वाला। जीरो रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट इज प्रैक्टिकली, बिल्कुल मैंने समझाया था, क्योंकि कभी ना कभी फ्रिक्शनल तो रहेगी ना, बताया था मैंने, कोई ना कोई तो नौकरी बदल रहा होगा करोड़ में से एक बंदा, तो जीरो रेट इज इम्पॉसिबल, लेकिन जीरो इन्फ्लेशन पॉसिबल है, वो होती है पॉसिबल, क्यों नहीं होती, नेगेटिव भी डिफ्लेशन भी तो होती है। सेकंड सही है, पहला सॉरी, मतलब जो भी है आपको क्या है, क्या है प्रैक्टिकली, मेरे को समझ ही नहीं आ रहा क्या लिखवा दिया मैंने। जीरो रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट इज प्रैक्टिकली, ये सही बात है, ठीक है। जीरो रेट ऑफ इन्फ्लेशन इज प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल, ये गलत है, दूसरी गलत है, ठीक है, पक्का करना इनको अरेंज, पढ़ना है, करना है क्वेश्चन, बोलो कर लो 10-15 और आप क्वेश्चन ही कर लो, रिवाइज ही हो जाएगा। हाँ कर लो, बस करें, ठीक, तो लिखो फिर, कौन सा, क्या लिखने वाला मैं, पता नहीं, याद नहीं रहा, ठीक है मैं कल करा दूँगा। ये बता दो बस, 3 तरह की इन्फ्लेशन है ना बेस्ड ऑन क्वांटिटी, वो क्या क्या होती है, अरे क्रीपिंग, सबसे पहले क्रीपिंग, वॉकिंग या ट्रॉटिंग कहते हैं उसको, और फिर गैलोपिंग, और इसी को हाइपर, हेडिंग ले लो WTO, WTO
क्या वो मैंने उसकी अभी इकोनॉमिक ग्रोथ एक चैप्टर आएगा ना, उसमें आपको सब समझ आएगा क्या क्या फ़र्क है। पहला लिखो हेडिंग लो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। पहला it is WTO is the only international organization which defines the rules of international trade across the world. Next, heading डालो origins of WTO, origins of WTO लिखना। In 1944, comma, a body called ITO, International Trade Organization, was proposed but could not be formed. हाँ लिखना। An agreement called GATT, an agreement called GATT, ब्रैकेट में लिखो जनरल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ्स एंड ट्रेड। टैरिफ क्या होता है? टैरिफ एंड ट्रेड। टैरिफ का स्पेलिंग सुनो, जनरल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ एंड ट्रेड, ब्रैकेट क्लोज, was signed ट्रेड क्या लिखा, लाइन क्या लिखी है? GATT was signed in 1947 by 23 countries, full stop. It came into effect in January 1 या on जो भी at January 1 1948, January 1 1948। क्लियर है? आगे लिखो नेक्स्ट। The aim of GATT was to remove the import restrictions। देखो उस टाइम क्या हुआ था कि बड़े देश आज़ाद हुए थे वर्ल्ड वॉर के बाद, और है ना, तो सारे जो देश आज़ाद हुए थे, इंडिया ने भी बाहर से इंपोर्ट करने में मना कर दिया था चीज़ों को। याद है आपको? थोड़ी हिस्ट्री याद है कि देश ऐसे रहते थे सेक्लूडेड क्या होता है? अपने में। तो देशों ने, सारे देश आज़ाद हुए थे ना उस टाइम। आपका हिस्ट्री में टॉपिक भी एक डीकोलोनाइजेशन, उसमें क्या होता है? सारे देश आज़ाद हुए थे उस टाइम। अब देखना सारे देशों की ना इंडिपेंडेंस चेक करना, उसी टाइम की है सबकी, 43 से लेके 57 तक सारे देश तब आज़ाद हुए। तो देश
अंदर इंपोर्ट नहीं करते थे। तो इन सारे अमीर अमीर देशों ने क्या डिसाइड किया कि एक ऑर्गेनाइजेशन बनाते हैं और इनको ये समझाते हैं, और इन्होंने सामान बेचना था क्योंकि ये वर्ल्ड वॉर से गरीब हो गए थे ना सारे, तो इन्होंने अपनी ये बना ली WTO और बोला कि ये गलत बात है। ये सारी गेम जो है ये गरीब देशों को एक्सप्लॉइट करने के लिए थी। अब समझो क्या हो रहा है, जो अमीर देश थे ये गरीब हो गए ड्यू टू वर्ल्ड वॉर, अब इन्होंने अपना सामान बेचना था, और गरीब देशों के आज़ाद, ठीक है। तो अब इन्होंने गरीब देशों ने बोला कि हम अपने अराउंड बॉर्डर बनाएंगे, बात समझ आ रही है। तो बॉर्डर बनाना था, इन्होंने बोला ये जो बॉर्डर बनाना होता है इसको कहते हैं इंपोर्ट रिस्ट्रिक्शंस। इन्होंने बोला ये गलत बात है, आप इसको हटाओ, WTO ऐसा कहता है। बात समझ आ रही है, ठीक। अब लिखो क्या लिखा है लाइन, रिस्ट्रिक्शन आगे देखो। GATT worked for around 50 years. Around 50 years. 50 years. ब्रैकेट में लिखो 1947 से 1995. 1995. ब्रैकेट क्लोज। आगे लिखना इट वॉज, इसी में कंटिन्यू में करके लिखो, इट वॉज नॉट एन इंस्टीट्यूशन, इट वॉज नॉट एन इंस्टीट्यूशन बट वॉज rather an agreement, कोई इंस्टीट्यूशन नहीं था, ये एक एग्रीमेंट था। तो फिर मतलब बेसिकली कागज़ का टुकड़ा था, उस पर कुछ रूल्स लिखे थे, उससे चल रहा था। फिर इनको 1995 में लगा ऐसे काम नहीं चलेगा, क्योंकि देश मानते नहीं थे इनकी बात। उन्होंने बोला इस कागज़ को हमें एक ऑर्गेनाइजेशन बनाना पड़ेगा। तो ये जो GATT था ये क्या बन गया, WTO। देखो इन द ईयर 1995 GATT paved मतलब रास्ता दिया, GATT paved way to WTO, World Trade Organization। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। ठीक ना। द WTO इनकॉर्पोरेट्स मतलब उसमें इंक्लूडेड है। द WTO इनकॉर्पोरेट्स all the elements of GATT। Next, the GATT was terminated in 1996. In 1996, बनने के बाद, ठीक है, 1996। अब हुआ क्या, जो GATT था ना, तो बेसिकली आपको स्टेटमेंट क्या आएगी सुन लो। जो GATT था ये किससे रिलेट करता था, ट्रेड और टैरिफ, सिर्फ गुड्स से, ठीक है। और WTO जब बना वो किससे रिलेट करने लगा, सर्विसेज वगैरह से भी। तो GATT से मोर ब्रॉडर है WTO। बात समझ आ रही है, ठीक है। लिखना WTO इज मोर ब्रॉडर देन GATT, more broader than GATT as GATT restricted itself only to trade in goods। Next, the trade in services
एंड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी क्या होती है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी? देखो मैं बताता हूँ, इंसान है, ये इंसान है, ठीक है, इसने एक प्रॉपर्टी बनाई, कैसे? अपना घर बना लिया 3 मंजिल का, तो ये इसकी क्या है? प्रॉपर्टी। इंटेलेक्चुअल, इंटेलेक्ट क्या होता है? दिमाग। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी मतलब वो प्रॉपर्टी इंसान जो दिमाग से बनाता है। फॉर एग्जांपल, इसने कोई पोइम लिखी, इसने कोई म्यूज़िक कंपोज किया, ठीक है, इसने, इसके पास कोई आइडिया था, कोई डिज़ाइन बना दिया इसने, दैट इज़ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी। अब उसकी भी तो चोरी हो सकती है। फॉर एग्जांपल, एक म्यूज़िक सिंगर है प्रीतम, सुना है प्रीतम? यहाँ तो वो टर्की के गाने चुराता है। अब टर्की वाले ने उस पर आरोप लगाना हो तो वो कहाँ जाएगा? गैट अगर सिर्फ होता फिर तो हो नहीं सकता था। तो अब WTO ने क्या क्या कर दिया कि इसकी चोरी भी अगर आप करोगे तो अब भी हमारे पास आओ। बात समझ आ रही है? इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी की डेफिनेशन होती है, ये आपके GS3 के सिलेबस में है। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इज द वाइल नॉर्मल प्रॉपर्टी इज द क्रिएशन ऑफ हैंड। हैंड की क्रिएशन होती है नॉर्मल प्रॉपर्टी। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इज द क्रिएशन ऑफ माइंड एंड ब्रेन। बात समझ आ रही है? ठीक है, कोई चोरी नहीं कर सकते हैं, लेकिन देखो ये आसान है ना चोरी करना, आप बता भी नहीं पाओगे किसी को, ठीक है। कोई आपने, किसी ने पोइम लिखी है कोई बड़ी अच्छी, तो उसकी चोरी कर लो और बोलो ये मेरी पोइम है। करते हैं म्यूजिक सिंगर्स, बड़ा ऐसा करते हैं, इधर उधर का चोरी करते हैं ना, तो वो सब होती है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, ठीक है। तो गैट ये नहीं करता था कवर, और आप ये कौन कवर करने लग पड़ा है? WTO, ठीक है। क्या लिखा था बोलना? प्रॉपर्टी was not covered by GATT while it is covered in WTO. While it is covered in WTO. While it is covered in WTO. अगला, इंडिया इज ए फाउंडिंग मेंबर ऑफ WTO, स्टार मार्क कर लो। इंडिया इज ए फाउंडिंग मेंबर ऑफ WTO। नेक्स्ट लिखो, स्ट्रक्चर ऑफ WTO, हेडिंग डालो, स्ट्रक्चर ऑफ WTO। तो वो तक पहले समझ लो, एक होती है जनरल काउंसिल, ठीक है, ठीक है। जनरल काउंसिल में सारे मेंबर्स बैठते हैं, ये कुछ डिसाइड करते हैं, और ये जनरल काउंसिल जाती है, एक होती है मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस, इधर सारे डिसीजन जिसके जाते हैं इसके पास, फिर ये पास होकर डिसीजन लेता है। फॉर एग्जांपल पार्लियामेंट होती है हमारी, पार्लियामेंट से सारे डिसीजन कहाँ जाते हैं? प्रेसिडेंट के पास। जब तक प्रेसिडेंट का साइन नहीं आए तब तक लॉ नहीं बनता, पता ना ये बात, ठीक है। ये पूरा ऐसा सीन है, बात समझ आ रही है? मतलब स्ट्रक्चर ऐसा ही है कि एक जनरल काउंसिल है, वो लॉ पास करेगी, उसके बाद ऊपर जाएगा मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस में, वो लॉ पास करेगी, फिर वो इंटरनेशनल ट्रेड का कानून बन जाएगा। क्लियर है? पक्का? देखो पहला लिखो, जनरल काउंसिल। It is the highest decision making body. It is the highest decision making body. It is the highest decision making body. Full stop. It consists of all members of WTO. WTO कितने हैं? कम है थोड़े, 164 ही हैं इसके। क्या कारण है कि 160, ब्रैकेट में लिख लो 164 क्यों है कम इसके मेंबर्स? क्योंकि बड़े देशों को तकलीफ भी तो है कि सारे नहीं करने, कुछ देश कहते हैं कि हम दबा के चोरी करेंगे। बात समझ आ रही है?
जबकि यूएन में सबको आने में फ़ायदा है, यूएन के ज़्यादा मेंबर्स हैं। ये स्टेटमेंट भी आ सकती है, द मेंबरशिप ऑफ यूएन इज़ मोर ब्रॉडर देन डब्ल्यूटीओ। डब्ल्यूटीओ में थोड़े कम है, क्योंकि सबकी मर्जी नहीं होती ना कि हम जैसे नॉर्मल जनता में सारे टैक्स नहीं देते, सारे देश में नहीं चाहते कि हम प्रॉपर रूल्स फॉलो करें। बात समझ आ रही है? ठीक है, क्लियर है? तो क्या लिख रहे थे हम? 8 डब्ल्यूटीओ, ठीक है, फुल स्टॉप। ठीक है, नेक्स्ट लिखो सेकंड, मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस, सेकंड बॉडी मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस। जनरल काउंसिल में क्या लिखा था? इट इज़ द हाईएस्ट। हाँ, तो हाईएस्ट मतलब इसके और इसी के ऊपर इसके वो बैठी है बॉडी, वो है टॉप मोस्ट। ठीक है, लिखना जनरल काउंसिल, मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस इज द, मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस इज द टॉप मोस्ट डिसीजन मेकिंग बॉडी, टॉप मोस्ट डिसीजन मेकिंग बॉडी। टॉप मोस्ट डिसीजन मेकिंग बॉडी, ठीक है, ठीक ना। इट मीट्स एवरी 2 ईयर्स, इंपॉर्टेंट है ये लाइन, यूपीएससी में बड़ी बार आई है। इट मीट्स एवरी 2 ईयर्स। नेक्स्ट, इट कंसिस्ट ऑफ ऑल मेंबर्स ऑफ डब्ल्यूटीओ। नेक्स्ट, whenever नीचे, whenever ministerial conference is बेसिकली वर्ड अच्छा नहीं आ रहा मेरे दिमाग में, मैं ये कहना चाह रहा हूँ जब मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस 2-2 साल बाद मिलेगी ना, ठीक है, तो मान लो 2021 में मिली, फिर कब मिलेगी 2023 में, बीच में भी तो हो सकता है बीच में कुछ ऐसा कोविड जैसी क्राइसिस हो जाए वर्ल्ड ट्रेड की, तो जो मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस का रोल है वो कौन ले लेता है? जनरल काउंसिल। क्लियर है? व्हेनेवर द मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस इज absent इज अपसेट नहीं, absent, छुट्टी पे absent, comma, the topmost decision making role is taken by general council. apart from ऐसे लिखना, मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस एंड एमसी एंड मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस एंड जीसी जनरल काउंसिल, अपार्ट फ्रॉम मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस एंड जीसी डब्ल्यूटीओ हैज़ द फॉलोइंग बॉडीज ऑल्सो, कॉन्फ्रेंस एंड जनरल काउंसिल, दो तो है ना फिक्स, ठीक है, डब्ल्यूटी हैज़ द फॉलोइंग बॉडीज। WTO consists of the following bodies. पहला, बस नाम पता होना चाहिए, पहला ट्रेड पॉलिसी रिव्यू बॉडी, दूसरा डिस्प्यूट सेटलमेंट बॉडी, तीसरा
बस यही है। एक मिनट रुक जाओ भाई। हेडिंग कर लो WTO एंड इंडिया। थक गए क्या? WTO एंड इंडिया। अगली क्लास कब से होती है आपकी? 3 बजे से होती है आजकल? 3 बजे से होती है? 3 से 6 होती है मतलब? पागल नहीं हो जाना ना सिलेबस कंप्लीट के चक्कर में। पढ़ ले तो 3 घंटे ब्रेक होती है बीच में। नहीं सर, एक ही सब्जेक्ट रखने से पेपर हो जाता है। 3 घंटे कैसे पढ़ सकता है कोई? मैं खुद, मेरे को 2 बोला इन्होंने, मैं एक 20 पे आके एक 50 पे छोड़, 2 50 पे छोड़ देता हूँ। इतना ही स्पैन, इतना ही होता है, इतना भी नहीं होता है। यहाँ पे, यहाँ IIT वाली जो क्लास होती है, मैंने इतनी बोल, जो छोटे छोटे से बच्चे हैं 12th के, तो उनको, उनकी क्लास इन्होंने रखी थी 1:30 की। मैंने बोल बोल के 50 मिनट की कराई इनको। 50 से ज़्यादा स्पैन ही नहीं होता किसी का, 50 मिनट की स्पैन है। हमारे कॉलेज IIT में 25 मिनट की होती थी क्लास, वही स्पैन है इंसान का, 25 मिनट। 45 भी बहुत ज़्यादा होता है। 3 घंटे तो कैसे? 3 घंटे में तो इंसान यहाँ से पठानकोट पहुँच जाए, आगे ही पहुँच जाए उससे। ठीक है, वैसे अच्छी बात। चलो लिखो WTO। फिर तो जाओ भाई आप, 3 बजे आपकी क्लास है। सही में 3 बजे क्लास है? तो मेरे को लगा 3:30 बजे क्लास है।